भी जिस बात को पहले मानते थे कि झाड़ फूक है या किसी को भूत चढ़ गया है, जो भी विचिंग जिसको हम बोलते हैं, वो भी अब इस चीज़ को समझते हैं कि कोई ना कोई मानसिक बीमारी है और यहाँ पे हमें किसी मनोचिकित्सक को या किसी मनोवैज्ञानिक को दिखाना पड़ेगा। महिलाओं के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है। बच्चों के सामने वो इसलिए नहीं बोलती हैं क्योंकि बच्चों पे प्रभाव पड़ेगा। घर पे जिम्मेदारियां हैं तो उनको काम भी करना है। डिप्रेशन महिलाओं में ज्यादा है, स्टैटिस्टिकल डेटा। साथियों नमस्कार, मैं नीतू सिंह शेड्स ऑफ रूरल इंडिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ एक विशेष मेहमान है डॉक्टर नेहा आनंद जी। नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल शेड्स ऑफ रूरल इंडिया में। नेहा जी एक मनोवैज्ञानिक हैं, काफ़ी सालों से काउंसलिंग करती आ रही हैं। आपका एक लंबा अनुभव है काउंसलिंग करने का। आज हम एक विशेष विषय पे बात करने वाले हैं आपसे। जैसा कि जो 16 दिवसीय कैंपेन है 25 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक पूरे देश दुनिया में मनाया जाता है, जो जेंडर आधारित हिंसा में जो समावेशी एक्शन की बात हम करते हैं, देश दुनिया की महिलाएं एकत्रित होती हैं और वो अपने हक और अधिकारों की बात करती हैं जी। तो इसकी शुरुआत 25 नवंबर से होती है और 10 दिसंबर मानवाधिकार के दिवस के दिन समापन इसका किया जाता है। और अलग अलग जगह पे अलग अलग संस्थाएं, कुछ गैर सरकारी संगठन, कुछ सरकारी संगठन इस पे काम करते हैं। तो आप भी इस कैंपेन में पार्टिसिपेट करती हैं अलग अलग तरीके से। हमारा भी इसमें काफ़ी रुझान है, तो हम चाह रहे थे कि क्यों ना इस 16 दिवसीय कैंपेन के दौरान शेड्स ऑफ रूरल इंडिया और आप के साथ मिलके हम कुछ एपिसोड्स बनाएं, कुछ बातचीत करें जो लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी हो। तो साथियों, आप सबको हम बताते चले कि जो 16 दिवसीय कैंपेन है इसमें हमने ऐसा सोचा है कि हम मानसिक स्वास्थ्य पे बात करेंगे। एक ऐसा विषय जिस पे कई बार बात करना हम ज़रूरी नहीं समझते हैं या उसे महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। तो नेहा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। और हम चाहेंगे कि आप बताएं थोड़ा सा कि जब हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं, खासकर हम महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, तो मानसिक स्वास्थ्य से आपका मतलब क्या है? आप इसे कैसे देखती हैं? देखिए, सालों से एक ऐसा स्टिग्मा जुड़ा है। जब भी हम मानसिकता या मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हम उसको कई बार एबनॉर्मैलिटी से जोड़ते हैं और लोगों को लगता है कि यदि मन से जुड़ी कोई बात है या हम मनोचिकित्सक के पास जा रहे हैं या मनोवैज्ञानिक के पास जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ बीमारी है। थोड़ा सा अब ज़रूरत है कि हम अपनी इस सोच को बदलें। मानसिक स्वास्थ्य के बिना शारीरिक स्वास्थ्य भी पॉसिबल नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य में हमारी सोच, हमारा व्यवहार, हम किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, हमारा डिसीजन मेकिंग कैसा है और कितना ज़्यादा हम लॉजिकल या रैशनल थिंकिंग पे फोकस करते हैं। ये अगर हम नहीं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जैसे कि फिजिकल हेल्थ के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हमें खाना ज़रूरी है, प्रॉपर नींद ज़रूरी है, एक्सरसाइज ज़रूरी है, वैसे ही मानसिक स्वास्थ्य के लिए कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करनी पड़ती हैं। जैसे कि कोई भी ऐसा परिस्थिति है, मान लिया कि एक परिस्थिति में एक ही इंसान को गुस्सा आ सकता है और दूसरे इंसान को नहीं आ सकता है, तो ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य से ही जुड़ी हुई बात है कि कहीं ना कहीं उस एक इंसान में जिसको परिस्थिति के अनुकूल वहाँ पे बिहेव करना पता है, इसका मतलब वो एक हेल्दी मेंटल स्टेट में है। और जो अपने एंगर को मैनेज नहीं कर पा रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको कुछ कोप अप करने की ज़रूरत है, कुछ तरीके सीखने की ज़रूरत है जिससे कि वो अपने इमोशंस पे और अपनी जो भी इम्पल्सिविटी है उसको अच्छे तरीके से हैंडल कर पाए। तो हम अपनी ज़िंदगी को कैसे हैंडल करते हैं, कितनी अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी लीड कर रहे हैं, जी रहे हैं, ये सब हमारे मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। और अगर हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करें, कई बार हमें पता ही नहीं होता है कि हम एक मानसिक स्वास्थ्य, हमें दिक्कत है या हमें कोई समस्या है, इसकी हम पहचान कैसे करें अगर हमें पहचान करनी हो तो? देखिए, इधर कुछ सालों में हम डिप्रेशन का नाम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, क्योंकि शायद डिप्रेशन एक बहुत ही ऐसी समस्या है जो हर किसी को लाइफ में एक बार डिप्रेसिव बाउट हो सकता है या डिप्रेशन हो सकता है।
लेकिन जब हम मानसिक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं या किसी मेंटल प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं। आपके लिए एक बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप अगर 15 दिन या 3 हफ्ते लगातार अपनी एक जो बचपन से आपका एक तरीका रहा है ज़िंदगी जीने का, या आपको चीज़ें जो अच्छी लगती हैं, आप जिसमें बहुत अच्छे हैं, यदि एक व्यवहार जो आपका हमेशा से बना हुआ उससे डिविएटेड है, आप उससे हट के व्यवहार कर रहे हैं, उससे हट के आपकी चीज़ें बदली हुई हैं, कुछ डिविएशंस हैं, तो ये 3 हफ्ते तक लगातार अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि एक रेगुलर मेंटल हेल्थ चेकअप होना चाहिए, जिसमें आप सिंपली जाइए, काउंसलर से बात कीजिए और आप उसको बताइए कि मुझे ऐसी ऐसी समस्या हो रही है। हो सकता है कुछ ना भी निकले, लेकिन यदि निकलता है तो आपको समय रहते एक हेल्प मिल जाएगी, और समय रहते हम जितनी जल्दी अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लें, प्रोग्नोसिस उतना ही अच्छा रहता है कि हम जल्दी ठीक हो जाते हैं। और ज़रूरी नहीं है कोई बीमारी भी, भाई किसी की नौकरी चली जाती है, किसी की शादी में समस्या है, किसी के बच्चों को प्रॉब्लम है, या कभी कभी हम एक ऐसे खुद के एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में आते हैं कि हमारी लाइफ का क्या ही पर्पस है, हम क्यों जी रहे हैं। ऐसे कई सवाल हमें कई बार परेशान करते हैं ज़िंदगी के हर पड़ाव पे, और वहाँ पे जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल होते हैं वो हमको हेल्प करते हैं, क्योंकि वो हमें कुछ ऐसे स्किल्स बताते हैं जिससे हम चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकें। नेहा जी, आज हम जो बात कर रहे हैं वो एक ऐसा विषय है जिसको हम कई बार बीमारी मानते ही नहीं हैं जी, है ना। मानसिक स्वास्थ्य कोई बीमारी नहीं, क्योंकि खासकर अगर हम महिलाओं की बात करें, आधी आबादी की बात करें जी, तो वो इनके लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं होता। हम बीमारी को तब मानते हैं जब हम बिस्तर पे पड़े रहे, हमें बुखार आए, खांसी आए, कुछ और तरीके की बात आए। तो आपके हिसाब से, आप लंबे समय से काउंसलिंग कर रही हैं, आपके पास बहुत सारे केसेस आते हैं जी, तो आप अगर हमें बता पाए कि ये कितना ज़रूरी है, जैसे अगर हमें पता चल जाए कि हम मानसिक रूप से, हमें मानसिक स्वास्थ्य से हम ग्रसित है, या हमें कुछ दिक्कत है, या हम डिप्रेशन के शिकार हैं, तो हमें तत्काल क्या निर्णय लेना चाहिए, और ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हम इसको अक्सर नज़रअंदाज करते हैं। हम या आप या बहुत सारे दर्शक जो भी आपको सुन रहे हैं जी, बहुत सारे लोग, क्योंकि ये बहुत पर्सनल और निजी मामला होता है जी, तो फिर इसे आप कैसे देखती हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये मानना होगा कि हम अपनी तकलीफ हर किसी से तो नहीं बांट सकते, क्योंकि आज के परिवेश में आप देखिए तो हमारी इंफॉर्मेशन का मिसयूज भी हो सकता है, कोई फ़ायदा भी उठा सकता है, कोई एक्सप्लॉइट भी कर सकता है। तो एक आम धारणा ये है कि हम अपनी निजी बातें हर किसी को नहीं बता सकते हैं। इसीलिए ये सर्विसेज जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की सर्विसेज होती हैं वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होती हैं, यानी कि एक बंद दरवाजे के पीछे आपके थेरेपिस्ट या आपके काउंसलर से क्या बात हो रही है ये बाहर तक नहीं आती है। दूसरी बात कि हम ओवरलुक क्यों करते हैं या हम क्यों नज़रअंदाज कर लेते हैं। हमारे समाज में जब तक कोई चीज़ दिखती नहीं है तब तक उस चीज़ को हम मानते नहीं, दिखनी चाहिए। यानी कि चोट लगी, अगर मेरा हाथ टूटा तो सारी तरफ से मुझे एक्सेप्टेंस मिलेगा कि अच्छा भैया आपको आराम की ज़रूरत है, लेकिन वहीं अगर मेरा दिल टूटा या मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं काम नहीं कर पा रही, तो वो चीज़ दिख नहीं रही है। उस चीज़ को ना आपके प्रोफेशनल अरेना में आपको छुट्टी मिलेगी उस चीज़ के लिए, ना आपके घर पे उस चीज़ को तवज्जो मिलेगी कि भाई आप तो देखने में बिल्कुल ठीक हो, आप ठीक से खा रहे हो, सो रहे हो, आप तो सब कर रहे हो। तो यहाँ पे ये नज़रअंदाज करने की टेंडेंसी है हमारे परिवेश में। लेकिन अब बदलाव आ रहा है, लोग, मेरे पास गांव से भी लोग आते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ पढ़े लिखे लोग आते हैं, गांव वाले भी जिस बात को पहले मानते थे कि झाड़ फूक है या किसी को भूत चढ़ गया है, जो भी विचिंग जिसको हम बोलते हैं, वो भी अब इस चीज़ को समझते हैं कि कोई ना कोई मानसिक बीमारी है और यहाँ पे हमें किसी मनोचिकित्सक को या किसी मनोवैज्ञानिक को दिखाना पड़ेगा। तो बदलाव आ रहा है, हालांकि थोड़ा धीमा है, लेकिन ये ट्रांजिटरी पीरियड है। तो मेरा जितने भी यहाँ पे लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको सिर्फ ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि नज़रअंदाज किसी भी चीज़ को अगर हम करते हैं तो वो धीरे धीरे छोटा जख्म भी नासूर बन जाता है। तो जितना जल्दी हो सके, मान लिया आपके सोने के पैटर्न में कोई दिक्कत आ रही है, या आपको लोगों से डील करने में दिक्कत आ रही है, या आपकी भूख अचानक से बिल्कुल आपको लग रहा है कि खाने की इच्छा नहीं हो रही, या आप जब बहुत उदास हैं, उदासी में, अवसाद की स्थिति में आपको ऐसा लग रहा है आप बहुत खाना खा रहे हैं, तो ये कुछ अलार्मिंग स्टेट है। आपको बार बार गुस्सा आ रहा है, आपको बार बार रोना आ रहा है, इन चीज़ों को आप, ऐसा नहीं ये विजिबल नहीं है, दिखती हैं,
लेकिन अब आप इस चीज़ पे अगर एडल्ट है तो आप खुद अप्रोच करिए, अगर बच्चे हैं तो माता पिता की जिम्मेदारी है कि वो समझें कि बजाय चीज़ खराब करने के हम पहले ही दिखा दें। अच्छा, आप ये बताइए कि अगर हमें पता चल गया और हमने दिखा लिया, कई बार हम नहीं दिखा पाते हैं, दिखाने नहीं जा पाते हैं जी, तो इसका खासकर महिलाओं पे जी, क्योंकि वो घर के अंदर रहती है, उनका बहुत उन्हें वो नहीं मिलता, एक्सपोजर नहीं मिल पाता है, उन पे क्या प्रभाव पड़ता है इसका मानसिक स्वास्थ्य का? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मैं महिलाओं पे आती हूँ स्पेसिफिकली। देखिए, अगर हम डिसऑर्डर्स की बात करें तो डिप्रेशन महिलाओं में ज़्यादा होता है, स्टैटिस्टिकल डेटा है ये। अब हम आते हैं जो महिलाएं काम करने बाहर जाती हैं उनकी अलग तरह की समस्याएं होती हैं, और जो होम मेकर्स होती हैं, जो घर पे हाउसवाइफ्स हैं, उनकी अलग तरह की समस्याएं हैं। अमूमन मेरे पास जो केसेस आते हैं महिलाओं के, ख़ास तौर से घर से किसी महिला को शुरुआती दौर में बहुत एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है। उनको ये सलाह दी जाती है, अरे तुम ठीक से खाओ पियो, घर पे काउंसलिंग हम कर देंगे, हम तो हैं, हमसे ज़्यादा कौन अपना है। लेकिन महिलाओं की जो मनोस्थिति होती है, उनके शूज़ में, यानी कि उनके जगह पे खुद को रखने की ज़रूरत होती है। और महिलाएं वैसे भी उनको सुनने वाला बहुत कम पॉपुलेशन है। घर पे भी हस्बैंड्स अपने में बिजी रहते हैं, कई बार समय नहीं दे पाते हैं। महिलाओं के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है। बच्चों के सामने वो इसलिए नहीं बोलती हैं क्योंकि बच्चों पे प्रभाव पड़ेगा, घर पे जिम्मेदारियां हैं तो उनको काम भी करना है। लेकिन अमूमन अगर उनको सुनना ही हम घर से शुरू कर दें तो 50% रिलीफ तो वहीं हो जाता है, क्योंकि एक्सेप्टेंस मिलता है उनको। एक एम्पैथेटिक एनवायरनमेंट, जिसमें हम बोलते हैं एक सहानुभूति वाला जो एक कंधा चाहिए, वो अगर उनको घर से मिल जाता है तो इसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है काउंसलिंग और थेरेपी पे, क्योंकि हम भी बिना फैमिली सपोर्ट के कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि शुरुआती दौर में ही इतना ज़्यादा डिसएग्रीमेंट होता है कि घर वालों को लगता है ये क्या समस्या है, ये शायद काम नहीं करना चाहती है, इसको शायद कोई अच्छा नहीं लगता, या ये मेरे माता पिता की सेवा नहीं करना चाहती है, या बच्चों पे ध्यान नहीं देना चाहती है, ये लेजी है। इस तरीके के टैग्स हमारे क्लिनिक में आते हैं। तो वहाँ पे फैमिली काउंसलिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि महिला अकेले कुछ नहीं कर सकती है जब तक कि उसके हस्बैंड का या घर वालों का उसको ये सपोर्ट ना हो कि हाँ तुम एक ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे खुल के अपने मन की बात बोल सको। अगर तुम्हें रोना है तो खुल के रो सको। बच्चों के सामने महिलाएं रो भी नहीं पाती हैं, कई बार उनके आंसू दबे रह जाते हैं, जो बाद में बहुत खराब तरीके से अलग इलनेस के रूप में आते हैं, वो अलग बीमारियां हो जाती हैं। तो उनको काउंसलिंग अगर वो नहीं लेती हैं या थेरेपी नहीं लेती हैं तो बहुत सारे ऐसे नेगेटिव इमोशंस दबते चले जाते हैं, और एक जो पहाड़ की तरह ये एक्यूमुलेशन होता है इमोशंस का, वो एक नहीं कई तरह की मानसिक बीमारियों और रोगों को जन्म देता है, जिसका अफेक्ट बहुत खराब होता है। और यदि साल भर भी हम इस चीज़ को अमूमन छोड़ दें, जो ट्रीटमेंट साल भर ना मिले, तो साल भर के बाद जो स्थिति होती है उसमें शायद डॉक्टर भी हेल्प नहीं कर पाता है, केस खराब हो जाता है। तो खराब करके आप आओ, इससे बेहतर है आप पहले आ जाओ ताकि आपको हेल्प हो सके। नेहा जी, आपको सुनते हुए मेरे मन में बहुत तरह के सवाल आ रहे हैं जी। पहला तो ये कि अगर हम खुद को ही देखें तो कई बार जब हम हम किसी ट्रॉमा में होते हैं या हमारे साथ कोई समस्या होती है तो हम झल्लाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। पर जो हमारे साथ के लोग हैं, जो हमारे आसपास के लोग हैं, वो हमें तुनक मिजाज कह देते हैं या हमारा मजाक बनाते हैं, हमारा उपहास उड़ाते हैं। तब हम ये नहीं समझ पाते हैं, हमें भी नहीं पता होता है कि हम मानसिक समस्या से ग्रसित हैं या हमारे किसी चीज़ का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ा है। और जो हमारे सहकर्मी या जो हमारे सहयोगी, जो आसपास के लोग हैं, वो भी हमें नहीं समझते, परिवार में नहीं समझते। ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? क्योंकि कई लोगों के मन में, हम में से कई लोग, ऐसा ही अमूमन होता है सबके साथ कि हमारे स्वभाव में तुरंत परिवर्तन दिखता है। कई बार हम अलग तरह का रिएक्ट करते हैं जो हमारे सामान्य व्यवहार से अलग होता है। बहुत कम लोग हैं जो चीज़ों को समझ पाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 90% लोग या उससे भी ज़्यादा लोग नहीं समझते हैं। बिल्कुल तो ऐसी सिचुएशन में क्या? देखिए, हमारे समाज जो है वो नेगेटिव इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं करता है। हमारे समाज में हमारे नकारात्मक जो भाव हैं उनको कहीं जगह ही नहीं है। यानी कि आप देखिए, एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है
थोड़ा बड़ा होता है और अगर वो रोता है किसी बात पे, तो एक ह्यूमन टेंडेंसी है, उसके माता पिता ही बोलते हैं अच्छा रो मत, रो क्यों रहे हो। तो हमने रोना, जो कि एक नेचुरल हमारे डिफेंस मैकेनिज्म का हिस्सा है, रोना बहुत ज़रूरी है, हमने उसको वहाँ बंद कर दिया। वहीं से शुरुआत हो जाती है, क्योंकि हम चाहते हैं बच्चा हर समय खुश रहे, बच्चा हर समय हंसता रहे, जो कि एक आम ह्यूमन बीइंग के लिए पॉसिबल नहीं है। भाई हमारे अंदर कुछ नॉर्मल नेचुरल इमोशंस हैं, जिनमें से गुस्सा एक है, जेलेसी एक है, उदासी एक है, ये सब नेचुरल इमोशंस हैं। तो नेचुरल इमोशंस को हम कहाँ निकाल सकते हैं? हम अपने लोगों के बीच ही निकाल सकते हैं, जहाँ हम उम्मीद करते हैं कि हमें जज ना किया जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि अगर मान लिया मैं किसी एक ऐसी सिचुएशन में फंसी हुई हूँ और मुझे झल्लाहट हो रही है, गुस्सा आ रहा है, तो और मैं अपने घर पे, मुझे लगता है कि ये मेरा घर है, यहाँ मेरे लोग हैं, ये मुझे एक्सेप्ट करेंगे, या ये मेरे दोस्त हैं, ये मुझे एक्सेप्ट करेंगे। वहाँ से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है जब वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और हमेशा ये उम्मीद की जाती है कि आप एक अप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ अपने आप को पेश कीजिए, जो कि असंभव है। तो मुझे लगता है हमको एक जजमेंट वाली सिचुएशन से बाहर निकलना होगा। नेगेटिव इमोशंस को भी एक्सेप्ट करना होगा कि अगर इंसान है तो उसके पॉजिटिव इमोशन है तो नेगेटिव भी है, जैसे दिन है तो रात भी है। यदि हम बोले कि नहीं रात ना हो, रात हो गई है अब हम काम ही नहीं करेंगे, अब हम घर में बैठ जाएंगे, इम्पॉसिबल है। वैसे ही नेगेटिव इमोशन है, आप ये समझ लें कोई बात नहीं, एंगर है, थोड़ी देर में एंगर एकदम से प्लेटो बनता है, ऊपर जाता है, गुस्सा आया, खूब तेज गुस्सा हमने निकाल दिया और फिर धीरे धीरे हम खुद ही शांत हो जाते हैं। लेकिन जहां हमने उस एंगर में इंटरफेयर कर दिया कि अच्छा तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो, अच्छा ऐसा मत बोलो, अच्छा ऐसा मत बोलो, वो शांत होने के बजाय बढ़ता जाएगा और बढ़ जाएगा, उल्टा होता है। तो ये चीज़ें अमूमन ना हमें समझाई जाती हैं, ना कोई ऐसे किताब हैं जिनमें हम पढ़ के समझ सकें। पर अब क्योंकि स्कूल्स में और कॉलेजेस में, कॉर्पोरेट्स में ऐसे अभियान भी चलाए जा रहे हैं, लाइफ स्किल्स काफ़ी बोर्ड्स ने कंपलसरी कर दिया है, जिसमें हम ये चीज़ें समझाते हैं कि आप अपने फेलियर्स को भी टेकअप करना सीखो, अपने नेगेटिव इमोशंस को भी एक्सेप्ट करना सीखो। आप बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो सकते हो कि आप हमेशा पॉजिटिव रहो, हमेशा खुश रहो। ये जब नहीं होता है तो एक इंसान परेशान होता है और वो चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाती हैं, वो गुणात्मक रूप से और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इसे ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है? मतलब हमारे आसपास इतना नेगेटिव माहौल है या हमें सपोर्ट करने वाले लोग कम हैं, आपने कहा कई बार हमें नेगेटिव चीज़ें एक्सेप्ट ही नहीं होती हैं जी। तो ऐसी परिस्थितियों में जो सर्वाइवर है वो खुद से कैसे फाइट करे, कैसे क्या करें? देखिए हम लोगों को नहीं बदल सकते और लोगों को बदलना इसलिए असंभव है क्योंकि जब तक इंसान खुद ना बदलना चाहे या अपने ऊपर काम ना करना चाहे, नहीं कर सकते। तो क्या वाइजेस्ट अप्रोच है? वाइज तो ये होगा कि हम अपने इम्यूनिटी पे काम करें, हम अपने रेजिलियंस पे काम करें कि हर कोई हमारे साथ अच्छा नहीं हो सकता। अब अगर मैंने आपसे कोई बात बोली और आप मुझसे डिसएग्री करती हैं, तो मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। अगर मैं सेंसिटिव हूँ और मेरे अंदर रेजिलियंस नहीं है तो मैं आपसे गुस्सा हो जाऊंगी कि आपने मेरी बात नहीं मानी, और धीरे धीरे फिर मुझे मेरे अंदर नेगेटिव इमोशंस बढ़ते चले जाएंगे। ये अच्छी नहीं आएंगी, मेरी बात नहीं सुनती है, मेरा गुस्सा बढ़ेगा, सैडनेस बढ़ेगी, तो डिस्टेंस हो गया, कॉन्फ्लिक्ट आ गया। लेकिन अगर यही चीज़ मैं अपने अंदर ये रेजिलियंस ले आऊँ कि भाई क्यों ही ये मुझे अग्री करें हर बात, उनकी अपनी सोच है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये रेजिलियंस आया कि मेरी जो इमोशंस हैं वो गलत तरीके से नहीं आए कि आप अच्छी नहीं है या मैंने लेबल नहीं किया, कोई टैग नहीं लगाया। सिमिलरली अगर मेरे मुताबिक लाइफ में कोई काम नहीं हो रहा है तो मेरी एक्सपेक्टेशंस को मुझे रियलिस्टिक रखना होगा कि अच्छा मैंने जो एक चीज़ बनाई, मैंने एक एक्सपेक्टेशन रखा, ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी में वैसा ही हो। तो मुझे रेजिलियंस ये बढ़ाना पड़ेगा कि कोई बात नहीं, इस बार ये नहीं हुआ, ये ट्राई करते हैं, शायद ये काम कर जाए। तो ये जो थॉट प्रोसेस है, हमारी पूरी ज़िंदगी हमारे थॉट प्रोसेस पे टिकी है, और जब तक हम मानसिक स्वास्थ्य में थॉट्स को रैशनल करना नहीं सीखेंगे तब तक हम प्रॉब्लम्स से जूझते रहेंगे।
तो बस एक फायदे की बात करते हैं जी कि कुछ ऐसे टिप्स अगर आप बता पाए, कुछ जी ऐसे तरीके बता पाए ताकि खासकर महिलाएं जी या सभी दर्शक जो भी देख रहे हैं तो जी सभी के लिए जी एप्लीकेबल है ना। बिल्कुल तो क्या तरीके अपनाएं, क्या चीज़ें करें ताकि वो थोड़ा सा रिलीफ फील करे। कई बार आपके पास तो बहुत सारी जी। तो बहुत शॉर्टकट में बताती हूँ। हर इंसान अपने आप को 15 मिनट तो दे सकता है दिन भर में। जी आप ये अगर कहते हैं कि मुझे टाइम नहीं मिलता, तो ये स्वामी विवेकानंद ने बताया था कि भाई जो इंसान ये कहता है कि टाइम नहीं है, मतलब उसको टाइम मैनेजमेंट नहीं है। बिल्कुल। अपने लिए 15 मिनट निकालें और उसमें से 3 चीज़ें आप करना शुरू कर दें आज से ही, और 1 महीने बाद मुझे फीडबैक दीजिएगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि अपने थॉट्स को लिखना शुरू कर दें। थॉट्स एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें इंसान फंसता चला जाता है, और उस चक्रव्यूह को तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप उसका ट्रैक रखना शुरू कर दें। तो होता क्या है, अमूमन ज़्यादातर थॉट्स रिपीटेड होते हैं। यदि मुझे आज कोई चीज़ परेशान कर रही है तो हफ्ते भर अगर मैंने उसको सॉल्व नहीं किया तो वो थॉट बढ़ते चले जाएंगे और हम फंस जाएंगे उसमें। आप ट्रैक करना शुरू कर दें कि सबसे ज़्यादा कौन से थॉट मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसको लिख लें। जब आप लिखेंगे तो क्लैरिटी आएगी कि अच्छा ये प्रॉब्लम है। तो जब आइडेंटिफाई हो जाएगा तब आप उसका सोल्यूशन निकाल पाएंगे। दूसरा, ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दें, क्योंकि होता क्या है, हमारे न्यूरल पाथवेज ब्रेन में जो हमारी सोच होती है वैसे ही पाथवेज बन जाते हैं। तो हमारे ब्रेन को ट्रेनिंग मिल गई कि तुम नेगेटिव सोचो। आपने कई लोगों को देखा होगा, वो अच्छे में से भी नेगेटिव निकाल लेते हैं। अरे ये नहीं अच्छा था, अरे वो नहीं अच्छा था। सो आप सिर्फ एक काम करें, ब्रेन को ट्रेन करना शुरू कर दें कि वो नेगेटिव में से भी अच्छा निकालना सीख जाए। तो दिन भर में जब आपका पूरा दिन खत्म होता है, रात में सोने से पहले मिनिमम 3 चीज़ें लिखिए कि आज पूरे दिन में क्या अच्छा। और कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं लिखनी है, छोटी से छोटी चीज़ लिखिए। आज मेरा फेवरेट खाना बना था, आज मेरी बहुत पुरानी दोस्त का मेरे पास कॉल आया, मैंने उससे बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा। छोटी छोटी चीज़ें काउंट करना बहुत ज़रूरी है। बड़ी चीज़ें खुशी नहीं देती, छोटी छोटी चीज़ें देती हैं। और तीसरा, जब आप ये 2 काम कर लें, अपने आप को एफर्म ज़रूर करें। एफर्मेशन आपको हमेशा खुद से स्ट्रॉन्ग फील करने का एक वेपन है। ये ज़रूरी नहीं है हर बार आपको कोई और आकर के कॉम्प्लीमेंट दे या अप्रिशिएट करे। सेल्फ अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है। तो आप 4-5 स्टेटमेंट लिख के रख लें जो डेली सोने से पहले बोलें ज़रूर, या फिर सुबह उठने के तुरंत बाद ये एफर्मेशन करें कि मैं एक स्ट्रॉन्ग सोल हूँ, मैं एक हेल्दी सोल हूँ, मैं एक अच्छी सोल हूँ, और मैं ये कर सकती हूँ, मैं सक्षम हूँ। ये जब आप बोलते हैं ना, तो आपका दिमाग उसी डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाता है। खास तौर से महिलाओं के लिए ये चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि वो हर किसी की अप्रिसिएशन, अप्रूवल, वैलिडेशन में फंस जाती हैं। तो किसी की भी वैलिडेशन से पहले आपको खुद को अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आपने सब्ज़ी अच्छी बनाई है तो आप क्यों वेट कर रहे हो कि कोई और आपको ये वैलिडेट कर दे कि आज खाना बड़ा अच्छा बना है। आप खुद अपने आप को वैलिडेट करो, अरे आज वाकई मैंने ये सब्ज़ी बहुत अच्छी बनाई है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है। दूसरा, महिलाओं को अपने आप को तो डेली कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए। मैं नहीं कह रही कि आउटर अपीयरेंस आप कैसी दिखती हैं, नहीं, आप क्या कर रही हैं, आप दूसरों के लिए एक पिलर हैं, घर के लिए क्या कर रही हैं, अपने लिए क्या कर रही हैं, ये कॉम्प्लीमेंट ज़रूर दें। तो इसमें ऐसा कभी ना सोचें कि लोग बोलेंगे ये अपनी तारीफ खुद करती है। भाई करते हैं, अपनी पीठ थापना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप अपनी मेंटल हेल्थ अपने हाथ में रखिए, किसी और को रिमोट कंट्रोल नहीं देना है। यकीन मानिए नेहा जी कि मैं आपको सुन रही हूँ और मैं खुद बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, मतलब आपको सुनते हुए, मतलब एक रिलैक्स, क्योंकि हम कई बार खुद को शायद जता नहीं पाते हैं खुद के बारे में। कई बार हमारे अंदर बहुत सारी खूबियाँ होती हैं, पर हमें हमेशा अपेक्षा रहती है कि अगर हमने अच्छा खाना बनाया तो सामने वाला तारीफ करे, अगर हमने अच्छे कपड़े पहने तो कोई बोले कि तुम अच्छी दिख रही हो, पर हम खुद से कभी नहीं कहते ना कि अच्छा आज साड़ी पहनी तो मैं अच्छी दिख रही हूँ। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, पर आपने बताया कि उसका क्या रोल हो सकता है हमारे मानसिक स्वास्थ्य को ख़त्म करने में, कम करने में, और हमें स्ट्रॉन्ग बनाने में, है ना। तो नेहा जी, आपका समय और आपने जो बातें बताई, मुझे लगता है अगर आपकी कोई क्लिनिक पे आता होगा तो इसका एक चार्ज है, और बहुत
आपने कहा कि हमारे पास सभी के किस्से हैं पर वो आप तक ही रहते हैं, है ना, आप उसको बाहर लेके नहीं जाती हैं। तो जो बातें हमारे दर्शकों को आज ऐसे ही सुनने को मिल रही हैं सीड्स ऑफ रूरल इंडिया के माध्यम से, नेहा जी का समय बहुत कीमती है पर आज उन्होंने हमें समय दिया, तो आपका बहुत शुक्रिया। और हमारे दर्शकों के अगर कुछ सवाल हैं तो निश्चित तौर पे हमें पूछें, हम फिर जल्द आपसे मिलेंगे कुछ और सवालों के साथ, कुछ और किसी और मुद्दे के साथ। तब तक जो भी हमारे दर्शक हैं, अगर आपके मन में मानसिक स्वास्थ्य को लेके या काउंसलिंग के में किसी भी तरह की कुछ जानकारी चाहिए तो आप नेहा जी से संपर्क कर सकते हैं। नेहा जी चाहें तो आप अपना बता सकते हैं क्लिनिक के बारे में, तो हमारे साथी जो लखनऊ के हैं खास तौर पे वो आपसे संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल। सो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं बोधि ट्री इंडिया, या आप मेरा नाम भी सर्च कर सकते हैं डॉक्टर नेहा आनंद। आपको सारी जानकारी गूगल पे मिल जाएगी। हम आशियाना सेक्टर के में हमारा क्लिनिक है और आप बिल्कुल यहाँ आ सकते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। हम यही कोशिश करते हैं कि जो लोग भी हम तक पहुँचते हैं उनकी समस्या का समाधान हो और सही वक्त रहते एक इंटरवेंशन मिल जाए, ताकि हम आने वाली प्रॉब्लम्स को पहले ही एंटिसिपेट करके रोक सकें। तो दर्शकों मैं आप सबको बताती चलूँ कि नेहा जी ने आज जिस विषय पे बात की वो कितना महत्वपूर्ण है, और हम लगातार नेहा जी के टच में रहेंगे, बहुत सारे एपिसोड्स इंटरव्यू करेंगे और समय समय पर कोशिश करेंगे कि जो भी आपकी डिमांड हो उस तरह के इंटरव्यू कर पाएँ। अभी मैं वर्तमान में मिलान फेलोज हूँ और हमने ऐसी कोशिश की है कि जो 16 दिवसीय कैंपेन है, हम इस दौरान जेंडर आधारित हिंसा, महिला मुद्दे या इसके इर्द गिर्द के बहुत सारे साक्षात्कार कर सकूँ, ऐसी बहुत सारी कहानियाँ ला सकूं, ताकि महिलाओं को भी अपने अधिकार, अपने हक घर बैठे, क्योंकि आजकल हर हाथ में फ़ोन है, उनको पता चल सके। तो साथियों आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम जल्द ही नेहा जी के साथ फिर मिलेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।